नमस्कार। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे नाटक लेखन और नाटक लिखने का व्याकरण के बारे में। ये जो पार्ट है ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है और ये कक्षा 12वीं का एक चैप्टर है। उसमें आप बहुत से चैप्टर्स हैं जो कुछ क्लास 11th के लिए है, कुछ क्लास 12th के लिए। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th के लिए है, नाटक लेखन और नाटक लिखने का व्याकरण, जिसमें हम ये जानेंगे कि नाटक और नाटक की अन्य विधाएं कौन कौन सी है, नाटक में समय बंधन का क्या महत्व है, नाटक के तत्व क्या है, नाटक के विषय क्या है, नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा क्या है, नाटक की शिल्प रचना क्या है। तो ये मेन मैंने आपको इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स बता दिए हैं जिसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए और इससे संबंधित और भी चैप्टर्स को देखने के लिए आप नीचे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। में हम यही जानेंगे कि नाटक एक्चुअल में है क्या। नाटक सब लोग जानते हैं, नाटक एक दृश्य विधा है जिसको हम पर्दे पर देख सकते हैं। हिंदी साहित्य की बहुत सी विधाएँ हैं, ठीक है। और भी काव्य तथा साहित्य में पढ़ने सुनने का दायरा जो होता है सीमित होता है। जैसे हम कविताएं पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं, तो उनका एक दायरा सीमित है, हम उनको सुन सकते हैं सिर्फ और उनको अपने इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उनमें देखने का गुण नहीं होता। तो यही कारण है इसे रंगमंच का पूरक माना गया है। यानी कि जो नाटक है वह साहित्य है जो रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी एक ऐसी विधा है जिसको सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है और उसका मंचन किया जा सकता है, यानी उसको प्ले किया जा सकता है। अब हम तो ये जान ही चुके हैं कि एक दृश्य और श्रव्य विधा दोनों हैं। अब जो नाटक शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत के नट धातु से हुई है और भारत में ही सबसे पहला नाट्य शास्त्र की रचना हुई थी। और भारत का ही जो नाटक है, सबसे पहले जो नाटक का मंचन हुआ था वो भारत में हुआ था और वो हमारे नाट्य शास्त्र में हुआ था। आपको जो कुछ ऐसे शब्द आते हैं ना जिनको आपको पता नहीं होता नाट्य शास्त्र वगैरह, तो प्लीज़ आप उनको गूगल पे सर्च किया कीजिए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप पढ़ क्या रहे हैं और आपको जब पढ़ रहे थे तो उसके दौरान आपको एक क्या चीज़ के बारे में बताया गया। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हम नाटक के कौन से व्याकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ व्याकरण से हमारा तात्पर्य है नाटक के तत्व और उसकी रचना से, कि किस तरीके से जो नाटक की है रचना होती है और उसके तत्व क्या है, ये हम उसका व्याकरण जानेंगे। हिंदी को प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए नॉर्मल हिंदी तो हम बोल लेते हैं, हम अपने आसपास सुनते हैं तो हम बोल लेते हैं, सीख लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन जब तक हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा, कहाँ हमें पॉज करना है, कहाँ हमें कंटिन्यू करना है, कहाँ कैसे बोलना है, कब क्या बोलना है, किस शब्द का प्रयोग करना है, तो वो हमें व्याकरण ही सिखाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम नाटक के व्याकरण को जानेंगे कि हमें ये पता चलेगा कि नाटक एक्चुअल में है क्या, नाटक के तत्व क्या है और नाटक की रचना किस प्रकार होती है। नाटक जो है गद्य का एक कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम मूवीज़ ले लेते हैं। मूवीज़ भी एक तरीके से किसी ने कोई स्टोरी लिखी और उसको जो है मंच पर उतार दिया, तो उसमें क्या होता है, संवाद होते हैं, बातें होती हैं, उसमें गाने होते हैं, उसमें म्यूज़िक होता है, ठीक है, वो एक स्टोरी होती है, ठीक है, उसको प्ले किया जाता है। तो अगर आप नाटक में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मूवी समझ के चलते रहिए। क्लियर है। अब आगे हम जानेंगे कि नाटक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, जो नाटक है एक दृश्य विधा है। इसे हम अन्य गद्य विधाओं से इसलिए अलग नहीं मानते हैं क्योंकि नाटक भी कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध आदि की तरह साहित्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे बहुत से किसी का कोई नॉवल लिखा है, जैसे कि कविता, उसके ऊपर फिल्में बना दी, उसके ऊपर नाटक का रंगमंच कर दिया, तो इसलिए जो नाटक है उसको अन्य विधाओं से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दृश्य श्रव्य दोनों गुण विद्यमान हैं, लेकिन नाटक भी जो है साहित्य का ही एक रूप है, इसलिए इसको सब विधाओं के समान माना जाता है। पर ये अन्य विधाओं से अलग भी है क्योंकि वह अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है, यानी लिखे हुए से वो देखने की ओर बढ़ता है। अभी तक जो और विधाएं होती है, कविताएं, कहानियाँ होती है, उसमें सिर्फ जो होते हैं पाठक वर्ग होते हैं, श्रोतागण होते हैं, लेकिन जैसे ही जब नाटक की बात की जाती है तो उसमें जो होते हैं दर्शक भी होते हैं जो उसको देख सकते हैं। तो नाटक का जब मंचन नहीं होता तब तक वह संपूर्ण रूप से सफल रूप में प्राप्त नहीं करता। यानी जब तक कि नाटक का मंचन नहीं होगा तो वो सफलता हासिल नहीं करता, क्योंकि नाटक का मतलब ही है उसका मंचन किया जाना, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाना। अतः कहा जा सकता है कि नाटक को केवल पाठक वर्ग नहीं, दर्शक वर्ग भी प्राप्त होता है। क्लियर है? अभी मैंने आपको बात बताई है। और साहित्य की गद्य विधाएं पढ़ने या फिर सुनाने की यात्रा करती हैं, परंतु जो नाटक है पढ़ने, सुनने और देखने
मतलब बार बार एक चीज़ कही जा रही है, बार बार उन्हीं शब्दों को घुमा फिरा के कि जो नाटक है, आप इतना समझ लीजिए, जो नाटक है वो श्रव्य के साथ साथ दृश्य भी है, यानी इसको सुना भी जाता है और देखा भी जा सकता है। अब हम नाटक के जो घटक है या जिनको हम तत्व कह सकते हैं उनके बारे में बढ़ते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से नाटक को एक निश्चित रूपरेखा के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए कि कैसे हमें नाटक स्टार्ट करना चाहिए, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए। तो इसके प्रमुख और तत्वों के बारे में हम यही जानेंगे। सबसे पहला होता है हमें समय का बंधन। फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी बनी है, मैं शॉर्ट में पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्जांपल कोई मूवी बनी है, स्टोरी लाइन वगैरह सब कुछ अच्छी है, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब अच्छी है, उसको प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से उसका किया गया है, ठीक है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग हो गई है, अब वो बोर होने लगी है, बोरियत उसमें उत्पन्न हो रही है। तो समय का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कम समय में आप अपने दर्शकों को अपने तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे अपने साथ बांध कर रखेंगे, तो इस समय का बंधन ही डिसाइड करता है कि उसी तरीके से नाटक, मैं मूवी के साथ तरीके से आपको समझा रही हूँ क्योंकि आप मूवी से इजीली समझते हैं, आप लोग सभी फिल्में जो हैं देखते हैं। तो नाटक का मंचन सदैव वर्तमान काल में किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी की हिस्ट्री स्टोरी भी सुना रहे हैं तो हम पास में तो नहीं चलते रहेंगे ना, मैंने ये किया था, मैं तुमसे प्यार करता था, नहीं। अगर हम किसी का शेक्सपियर का ही कोई नाटक ले लेते हैं या कोई और भी हम नाटक देख लेते हैं जिसमें वो नायक नायिका का रोल प्ले कर रहे हैं, तो कोई हिस्ट्री के कैरेक्टर हैं, तो ये थोड़ा ना कहेगा प्यार करता, तो ये कहेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यानी उसको आज के समय के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करके दिखाया कि हाँ ये आज हो रहा है सब कुछ, जिसे एक निश्चित समय के अंतराल पर आरंभ तथा समापन किया जाना चाहिए, ठीक है। नाटककार को समय प्रबंध का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो समय का हर जगह बहुत महत्व है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास पीरियड्स होते हैं, वो 40 मिनट्स के होते हैं, 45 मिनट्स के होते हैं, वो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाए या और ज़्यादा शॉर्ट हो जाए। ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो पीरियड जो है बोरिंग लगने लगेगा, शॉर्ट हो जाए तो जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाएगा, चीज़ें जो हैं जो और समझनी थी और जाननी थी वो छूट जाएंगी, फिर वो नेक्स्ट क्लास का वेट करो। तो समय हर जगह अपनी वैल्यू रखता है, हर जगह समय का महत्व ज़रूर होना चाहिए कि हर चीज़ का एक टारगेट डिसाइडेड होना चाहिए कि ये काम इतनी देर में हो जाना चाहिए। तो इसी तरीके से नाटक में भी समय का बंधन का ध्यान रखना चाहिए। कोई नहीं चाहता उनका टाइम वेस्ट हो, अतः वह एक नाटक को देखने अथवा उसे अनुभव करने के लिए बैठता है। ज़्यादा अधिक समय लगने से जो है नाटक बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लगता है। अतः नाटक में समय का बंधन बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत शुरुआत, उसके बीच क्या क्या संघर्ष है, यानी क्या उसके बीच की स्टोरी लाइन है, क्या उसकी एंडिंग है, ये 3 प्रमुख स्थितियों को फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मूवी है हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, मूवी की स्टार्टिंग कितनी अच्छे से की है, हाउ टू स्टार्ट कि नाटक किस तरीके से शुरू किया जाना चाहिए, उसके बीच की स्टोरी लाइन क्या होनी चाहिए, उसकी एंडिंग कितनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। होता ना कई बार मूवीज़ के तौर पर हम देख लेते हैं कि आप मूवीज़ में शुरू में अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से हो रहा मूवी का तो आप शुरू से एक्साइटेड होकर चलते हैं, अगर बीच में स्टोरी बोर हो गई तो फिर आप सोचते हैं यार स्टार्टिंग अच्छी थी अब तो बोर हो गई है, ये स्टार्टिंग बोरी थी या एंडिंग में जाते जाते बहुत अच्छी हो गई क्लाइमैक्स में, तो ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिसे निश्चित समय अंतराल पर ही समाप्त किया जाना चाहिए कि कब स्टार्ट किया है, कब बीच की लाइन जो है स्टोरी लाइन चल रही है और कब जो है इसको फिनिश करना है। आगे हम बढ़ते हैं शब्दों का चयन। अब यहाँ पे जो नाटक है उसकी बात की जा रही है, तो संवादों के ऊपर बेसिक सा फोकस किया जा रहा है। शॉर्ट में समझाती हूँ, मान लीजिए कोई नाटक प्ले हो रहा है, ठीक है, या कोई मूवी चल रही है जिसमें क्या है हिस्ट्री की स्टोरी चल रही है, या किसी भगवान की फुल फिल्म चल रही है, वो बीच बीच में अगर अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे यार ये कैसा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, हमें पता है जो आजकल लोग भगवान बने वो इंसान ही हैं, उनसे गलती हो गई, उनको आदत है अपनी दिनचर्या में अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करने की, तो वो कर गए। लेकिन वो जो एक इंटरेस्ट, जो एक रुचि बिल्ड हो रहा था शब्दों की वजह से, वो सारा जो है ख़राब हो जाता। तो शब्दों का चयन नाटक या किसी भी साहित्य को सफल बनाता है। हमें नाटक के अनुसार ही शब्दों का चयन करना चाहिए। अगर कोई हिस्टोरिकल नाटक है तो उसके हिसाब से ऐतिहासिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, या ऐसा कोई नाटक है जिसमें साई-फाई है, ये टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ होता है, या तकनीकी किसी तरह का, तो उस तरीके के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो शब्दों पर फोकस किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए
अभी तो चलो मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं हिंदी में आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन बीच बीच में अंग्रेजी के भी शब्दों का प्रयोग कर देती हूँ। आपकी क्लास टीचर भी कर देती होगी, लेकिन अगर वो क्वेश्चन पेपर बना रही है तो वो उसमें कहीं भी अंग्रेज़ी शब्द का प्रयोग नहीं करेगी, क्योंकि लिखित में जाते जाते हमें व्याकरणों पर फोकस करना होता है। तो इसी तरीके से जो नाटक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शब्द नाटक तथा समय के साथ तारतम्यता बैठाने में सहायक होते हैं। जो शब्द होते हैं वो इन सब चीज़ों के साथ जो है कोऑर्डिनेट करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, जो दर्शकों को बांधे रखने में कारगर साबित होते हैं। आगे पढ़ते हैं उसकी स्टोरी पर कि कथानक कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं एक मूवी लेकर चलती हूँ, RRR, आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसमें क्या था, स्टोरी नॉर्मल सी थी। हमारे देश जो है अंग्रेज़ों का गुलाम है, और जो नॉर्मल हम मूवीज़ में देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसको जो प्रेजेंटेशन किया डायरेक्टर ने, उस नॉर्मल स्टोरी में भी जो क्रिएटिविटी दिखाई है, किस तरीके से मूवी में VFX का प्रयोग किया है, किस तरीके से मूवी को इंटरेस्टिंग बनाया है, बीच बीच में जो ऐसे वाव पॉइंट्स डाले हैं कि जिसकी वजह से मूवी कहीं बोर ही नहीं लगती है। तो उससे क्या हो रहा है कि स्टोरी चलो बेकार भी थी, तो बेकार तो मैं नहीं कह सकती, स्टोरी अच्छी थी। जब बहुत सी चीज़ें अगर एक साथ हो, अच्छी हो, अगर एक चीज़ भी हो तो वो थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है, इग्नोर हो जाता है। तो कथानक भी जो स्टोरी लाइन है वो पूरे नाटक का समग्र रूप होती है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी मूवी को शुरू करने से पहले, किसी भी नाटक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कथानक पढ़ते हैं या कथानक को सुनते हैं, जो भी उसको डायरेक्ट करने वाला, जो भी उसका निर्देशक है, कि उसको वो स्टोरी या उसकी कहानी कैसी लगी। इसके अंतर्गत नाटककार को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि नाटक का विषय चयन करते समय उसको उसकी भाषा शैली, उसके परिवेश, वस्त्र, परिधान आदि समस्त रूपों को नाटक में समाहित करना चाहिए। और नाटककार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कथानक दुखांत ना हो, यानी उसकी स्टोरी लोग जो है बहुत कम पसंद करते हैं जिनकी एंडिंग जो है बहुत ज़्यादा सैड होती है, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती, दुखांत नाटक। तो इसीलिए इन चीज़ों का भी जो नाटककार है उसको ध्यान रखना चाहिए। और ऑब्वियस है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए किसी गांव का सीन दिखा रहे हैं तो वहाँ कोई मॉडर्न ड्रेस पहन के, वेस्टर्न ड्रेस पहन के घूमे तो वो हमें अटपटा सा लगेगा, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें तो हमें अटपटा। तो उस हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से शब्दों का चयन करना चाहिए। उसके हिसाब से जो नाटककार है उसको भाषा शैली, उसके परिवेश, उनके जो कपड़े किस तरीके से होंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जिस नाटक में दुख के क्षणों से नाटक का जो है एंडिंग होती है, वो नाटक कभी भी सक्सेस नहीं होता। आज के टाइम में तो चलो ट्रेंड ही कुछ और चल रहा है, ये हम बात कर रहे हैं नाटक की, ठीक है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। अतः नाटक की योजना करते समय आरंभ सुख दुख किसी भी स्थिति से की जा सकती है। उसका संघर्ष सुख के लिए तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, और अंत में समापन उसकी सुख की प्राप्ति तथा लक्ष्य की प्राप्ति से होना चाहिए। यानी ये बताया गया है कि नाटक की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, सुख और दुख किसी भी स्थिति में की जा सकती है, ठीक है। उसका जो संघर्ष है, जो मोटिव है, वो उस पर फोकस करना चाहिए और सुख के लिए होना चाहिए, और जो एंडिंग है वो दुखांत तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से होना चाहिए कि जो इंसान नाटक में चाहता था वो उसको मिला है। तो ये हो गया उसका कथानक। अब हम बढ़ते हैं संवाद। संवाद ऑब्वियस है, नाटक तो बिना संवाद के पूरा ही नहीं हो सकता। संवाद का मतलब ही है कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नाटककार को संवाद पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो संवाद, वही चीज़ें आ रही हैं बार बार घुमा फिरा कर कि उसके हिसाब से वो होना चाहिए कि हिस्टोरिकल कोई ऐतिहासिक नाटक है तो उस तरह का संवाद होना चाहिए। तो जो संवाद होते हैं वही नाटक को जो है सार्थक बनाते हैं, अर्थ प्रदान करते हैं। और नाटक में संवाद छोटे छोटे तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। बहुत ज़्यादा एक ही व्यक्ति को कोई डायलॉग भी दे दिया जाता है तो वो बहुत बोरिंग लगने लगता है, या कोई सीन बहुत लंबा खिंच जाता है और डायलॉग्स की वजह से, संवाद की वजह से, तो बहुत ज़्यादा उसमें बोरियत आने लगती है। तो छोटे छोटे संवाद होने चाहिए और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। किसी ऐसे संस्कृत या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए जो दर्शकों को बोझिल या समझ में ना आए, या दर्शकों को अनइंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, संस्कृत वगैरह इतनी ज़्यादा कोई मानक हिंदी का भी कोई प्रयोग नहीं करता, कोई इतनी ज़्यादा संस्कृत वगैरह नहीं, नॉर्मल जो खड़ी बोली है, जो नॉर्मल हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो लोग सब जानते हैं। तो उस हिसाब से नाटकों का संवाद निश्चित करना चाहिए। अब नाटक के तत्व में जो हमारा अगला पॉइंट है वह है द्वंद्व या प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब जो क्लैश करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो नाटक में द्वंद्व या प्रतिरोध की स्थिति जो होती है नाटक के बीच में आती है, जब नायक विपरीत परिस्थितियों में घिर जाता है, यानी उसकी
स्थितियाँ जो होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, उससे डिफरेंट होती है, तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। यह स्थिति दर्शकों तक पहुंचने का आदर्श स्थिति होती है। होता नहीं है, कई बहुत सी मूवीज़ हम देखते हैं या बहुत से सीरियल्स हम देखते हैं तो हमें लगता है ये स्टोरी जो है हमसे कोरिलेट हो रही है, हमारी लाइफ में भी सेम यही सिचुएशन हो रही है, हम भी ऐसा करते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो वो स्थिति जो होती है द्वंद्व की स्थिति होती है, और इस समय जो दर्शक होता है वो पात्र तथा नाटक से सीधा जुड़ जाता है और उस नायक में स्वयं के प्रतिरूप को देखने लगता है। तो इस स्थिति में रंगमंच पर उपस्थित करने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और जब हम इस स्थिति को रंगमंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन एक ज़रूर हो जिसमें जो दर्शक है वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए, इंटरकनेक्ट कर पाए, अंदरूनी तौर पर अपने आप को वो उस नायक या नायिका के साथ जोड़ पाए कि हाँ हमारे साथ भी ये सब हो रहा है, होता है या होता था। ठीक है, तो ये होती है प्रतिरोध की स्थिति। आगे हम पढ़ते हैं चरित्र योजना। तो ये भी अत्यंत सरल पॉइंट है कि कथानक के अनुसार चरित्र योजना की व्यवस्था की जानी चाहिए। चरित्र यानी जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो कास्टिंग की जाती है। तो अगर कथानक किसी ग्रामीण परिवेश का है तो उसके पात्रों का चरित्र चित्रण भी ग्रामीण परिवेश के अनुसार होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम कोई नाटक देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें हम किसी गांव की लड़की को देखना चाह रहे हैं, और लेकिन वो बहुत गोरी चिट्टी, स्लिम ड्रिम, दुबली पतली और कपड़े भी बहुत हाई फाई पहन रखे हैं, तो हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मन में जो छवि है वही बनी हुई है। चाहे आज के टाइम के गाँव की लड़कियाँ ऐसी हों तो वो टिपिकल इमेज ही हमें वो चाहिए, वही हम देखना चाहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामीण परिवेश का अगर है तो उस तरह के जो चरित्र, जो कैरेक्टर्स है रोल प्ले कर रहे हैं, उनका कपड़ा स्टाइल वैसा होना चाहिए, उनकी वेशभूषा वैसी होनी चाहिए, उनका बोलने का तरीका वैसा होना चाहिए, उनके संवाद वैसे होने चाहिए, उनकी शब्द वैसी होने चाहिए। तो कथानक से अलग हटकर पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया तो वो बेमेल होने लगता है और यहाँ नाटक का असफल होने की पूरी संभावना होती है। तो ये बहुत इजी से चीज़ें हैं कि हमें एक नाटक को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बार बार वही चीज़ें कही जा रही है, वही चीज़ें कही जा रही है कि नाटक के अकॉर्डिंग स्टोरी लाइन होनी चाहिए, नाटक के अकॉर्डिंग शब्द होने चाहिए, नाटक के अकॉर्डिंग जो भाषा शैली होनी चाहिए, नाटक के अकॉर्डिंग कथानक होना चाहिए। तो वही चीज़ें बार बार घूम कर आ रही है, तो आपको कंफ्यूज होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ पॉइंट्स में दिया है, सब कुछ बुक से ही है, कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है या मेरे खुद के नोट्स कुछ भी नहीं है। ये सब मैंने बुक से ही नोट्स जो हैं बनाए हैं, सब कुछ बुक में इंक्लूड है। और मैं बार बार यही कहूँगी और मैं हर वीडियो में भी ये कहती आ रही हूँ, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी बुक हो, जब भी आप पढ़ते हो प्लीज़ एक बार वीडियो देखने के बाद अपनी खुद की बुक में भी जाकर उसको गो थ्रू किया कीजिए। इससे आपकी डबल जो होती है डबल बार जो होती है वो आपकी एक तरीके से स्टडी हो जाती है, प्लस आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आप खुद को कोरिलेट कर पाते हैं। हाँ, अभी मैंने ये वीडियो में देखा था, ये पॉइंट ये पढ़ा था, हाँ ये बुक में भी अवेलेबल है, हाँ मुझे ये पता है। और आप अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हैं, इजीली उनको नोट्स कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब हम इसकी भाषा शिल्प की ओर बढ़ते हैं कि भाषा का भी विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार का कथानक तैयार किया जाता है उसी प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। और वैसे अगर गाँव का नाटक है तो गाँव के ही शब्दों का प्रयोग करके गाँव जैसी भाषा होनी चाहिए। ये तो नहीं है कोई गाँव का है तो अंग्रेजी शब्द बोलता हुआ हमें दिखाएगा तो वो हमें अटपटा लगेगा। ग्रामीण परिवेश का दृश्य है या किसी विशेष समाज, इतिहास आदि से संबंधित है तो भाषा शैली का भी प्रयोग उसके अनुसार ही किया जाना चाहिए। उससे संबंधित भाषा का प्रयोग करने से दर्शक अधिक सुविधाजनक रूप से जुड़ जाते हैं, अन्यथा दृश्य काव्य और भाषा आपस में तारतम्यता यानी एक दूसरे से वो कनेक्ट नहीं हो पाती। नाटककार को चाहिए कि भाषा शिल्प कथानक के अनुसार तथा पात्रों के अनुरूप रखे। ये चीज़ें पता है आप लोगों को बोरिंग लगेंगी क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है और मुझे पढ़ाते हुए भी बहुत बोरिंग लग रहा है क्योंकि इतने आप मैच्योर है। अगर आप इसको एक बार पढ़ भी लेना नोट्स को तो आपको ये चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर भी मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, मैं यही कहूँगी। फिर भी बीच में कोई डाउट आता है, आपको कुछ नहीं समझ आता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं बार बार एक ही चीज़ आपको क्लियर की जा रही हूँ। ठीक है, मेन है आपको पॉइंट्स क्लियर होना, और पॉइंट्स क्लियर है तो बार बार एक ही चीज़ को यहाँ क्लियर किया गया है। ठीक है, तो आप इजीली उसको समझ जाएंगे और आप इतने मैच्योर हो, बिल्कुल छोटे बेबीज़ तो नहीं है कि आपको हर चीज़ बताई जाए। तो यहाँ पर वही भाषा पर फोकस किया गया है कि अगर मान लीजिए हमें भाषा ऐसी रखनी चाहिए कि सब तरह के लोग, एवरेज लोग भी पढ़ पाए, या तो बहुत हाई क्लास लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लोअर क्लास ऐसी हो जो हाई क्लास लोग भी समझ सके, लोअर क्लास लोग भी उसको समझ सके, यानी शिक्षित लोग भी उसको पढ़ सके और जो अशिक्षित लोग हैं वो भी उसको समझ सके। ठीक है,
अब इसकी ध्वनि योजना पर प्रकाश डालते हैं कि दृश्य काव्य एक ऐसी साहित्य की विधा है जो दृश्य, श्रव्य तथा पाठ्य तीनों से संबंधित है। ध्वनि से मतलब है कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी आवाज़ जो हमारे कानों में पड़े, ठीक है। तो विशेष रूप से इसमें रंगमंचता का गुण विद्यमान रहता है। साहित्यकारों के अनुसार दृश्य काव्य को रंगमंच के अनुरूप माना गया है। दृश्य काव्य वह है जिसे रंगमंच पर दिखाया जा सके। इसके लिए विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया है कि रंगमंच कैसा होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, अट्रैक्टिव होना चाहिए, दर्शकों के बैठने के लिए व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। और साहित्यकारों के अनुसार ध्वनि योजना का प्रबंध नाटक की सफलता तय करता है। ध्वनि उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो किसी, आज के टाइम में तो क्या होता है कि माइक्स वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है, हिडन माइक्स होते हैं। पहले के टाइम में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो उस हिसाब की बुलंद आवाज़ होनी चाहिए थी। जैसे स्कूल्स वगैरह के में भी कई बार प्लेस वगैरह होते हैं तो बुलंद आवाज़ चाहिए होती है कि बच्चे को जो तेज बोलता हो, ये नहीं चिल्ला रहा हो लेकिन आवाज़ हो उसकी सॉलिड हो। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनि जो है, जैसे एक पंक्ति में आगे बैठा उसको तो चलो सुनाई दे रही हो, लास्ट वाले पंक्ति वाले को भी, यानी जो लास्ट में बैठा उस व्यक्ति को भी वो ध्वनि पहुँचे। अगला है प्रकाश योजना। देखिए बहुत इजी पॉइंट्स है प्रकाश योजना, यानी ऑब्वियस ही बात है कि लाइटिंग वगैरह प्रॉपर हो। अगर अंधेरा होगा तो कैसे कोई उस नाटक को समझ पाएगा, दिखेगा ही नहीं, समझ नहीं आएगा। वेशभूषा, कपड़ों का ध्यान, ये बहुत इजी पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं लगता इनको एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत है। रंगमंचीयता, ये मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि साहित्यकारों के अनुसार दृश्य काव्य को रंगमंच के अनुसार होना चाहिए। वही दृश्य काव्य सफल है जिसे रंगमंच पर खेला तथा दिखाया जा सकता है। दृश्य काव्य यानी नाटक की यहाँ बात हो रही है, यानी ऐसी स्टोरी हो जिसको लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा सके। कुछ साहित्यकारों ने इसे नकारते हुए कहा है कि रंगमंच को दृश्य काव्य के अनुरूप होना चाहिए। रंगमंच यानी जो सेटअप है पूरा। जयशंकर प्रसाद के अनेकों नाटक ऐसे जो रंगमंच पर दिखाया तथा खेला जाना बेहद कठिन है, यानी बहुत डिफिकल्ट है, जिन्हें नाटक कहना मुश्किल है। इस पर जयशंकर प्रसाद की टिप्पणी थी कि रंगमंच को दृश्य काव्य के अनुसार होना चाहिए, दृश्य काव्य को रंगमंच के अनुसार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात जो है जयशंकर प्रसाद जी ने की थी कि जिन लोगों ने बोला कि जयशंकर प्रसाद के नाटक इतने डिफ़िकल्ट है, उनको प्ले करना और उनको रंगमंच पर उतार पाना बहुत मुश्किल है, तो इस पर जयशंकर प्रसाद ने अपने खुद के कमेंट्स दिए थे और उन्होंने कहा था कि रंगमंच को दृश्य काव्य के अनुसार होना चाहिए, यानी जो सेटअप है उसको नाटक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नाटक को सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो रंगकर्मी की कुशलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वे दृश्य काव्य को सुविधाजनक रूप से रंगमंच पर प्रदर्शित कर सके। कि अच्छा नाटककार वही है जो नाटक को, कैसा भी रंगमंच हो, उसको सक्सेसफुली उस पर वो प्ले करवा सके और उसके अकॉर्डिंग अपने रंगमंच को अपने नाटक के अनुसार ढाल सके। तो किंतु दृश्य काव्य को चारों ओर से देखें तो ये दृश्य काव्य है। अतः दृश्य काव्य की रचना करते समय नाटककार को चाहिए कि वह रंगमंच के अनुसार ही नाटक की रचना करे। अब हम एक बार इसकी शिल्प रचना पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आज हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से तरह के विकल्प मौजूद है, बहुत से ऑप्शंस हैं। अभिज्ञान, शकुंतलम, मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरित जैसे नाटकों का ढांचा है जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं, यानी हमारे एपिक नाटक जो है, ठीक है। नाटकों का एक रूप लोक नाटक है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और सब कुछ मौखिक प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है, यानी इसका कोई लिखित, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लोगों ने अपने आप जो है ऑन द स्पॉट उसको प्ले कर दिया। पारसी नाटकों का अपना एक शिल्प है, यानी यहाँ बताया गया है किस किस तरीके से एक जो शिल्प रचना है, यहाँ एक स्ट्रक्चर जो है नाटकों का रेडी हो चुका है कि अगर किसी को किस तरह के नाटक लिखने हैं तो कैसे लिख सकता है, पारसी नाटक लिखने हैं किस तरीके से लिख सकता है, ठीक है। एक पारसियों का अपना अलग शिल्प है, जैसे शेर व शायरी, गीत, संगीत, यानी अपने नाटकों में इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करके संवादों को जोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटकों की भी अपनी अहमियत है, जैसे कॉलेजेस वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं। यह नाटककार को तय करना है कि वह इनमें से एक तरह के शिल्प का चुनाव करे। ये अलग अलग शिल्प दिए गए हैं कि किस किस तरह के नाटक का जो एक प्रिंसिपल्स है, एक रूल्स हैं जो डिसाइड कर दिए हैं, और उनको इनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है या इन सब के मिश्रण से अपनी एक नई शैली तैयार करनी है, अथवा इन सबको छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प जो है लेकर प्रस्तुत होना है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा जो चैप्टर है, जो नाटक है और इसके जो व्याकरण की प्रक्रिया है यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये क्लियर होगा। दोबारा कहती हूँ किसी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।